स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कंधार हाईजैकिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस हाईजैकिंग के बाद इन टेररिस्ट का ISI के साथ में एक प्लान था भारत पे एक और बड़ा हमला करने का, और इस बार इनके निशाने पर होने वाले थे उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बाला साहेब ठाकरे। लेकिन फिर कैसे उस समय रॉ में काम कर रहे हेमंत करकरे साहब ने मुंबई क्राइम ब्रांच को एक पेपर की स्लिप दी। ऐसा क्या लिखा था उस पेपर की स्लिप पर, जिसके बाद एक बहुत मैसिव ऑपरेशन जो था उसे लॉन्च किया जाता है। कैसे इस आतंकवादी को, जो कि मुंबई में ही रह रहा था, जिसका नाम था अब्दुल लतीफ़, उसे पकड़ा गया था। कैसे अजान और भैंसों की, गायों की जो आवाज़ें आ रही थी फ़ोन टैपिंग पर, उनसे हिंट मिलता है और उसके बाद जाके यहाँ से इस हमले को रोका जाता है। तो ये सारा कुछ आज आपको बताने वाले हैं। बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको जानना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर कंधार हाईजैकिंग के बाद में इनका क्या बड़ा प्लान था। खासकर आपको यहाँ हम एक और चीज़ जो बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे कि आखिर उस कमरे में ग्रेनेड से खेलते हुए मुजाहिदीनों के अलावा ऐसा क्या मिला था जिसको देखकर मुंबई पुलिस भी सन्न रह गई थी। और ये ऐसे दस्तावेज़, ये ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी जिनका यूज़ UN में किया गया था भारत के द्वारा, ये स्थापित करने के लिए कि ये जो हाईजैकिंग है, कंधार हाईजैकिंग, ये पाकिस्तान द्वारा सपोर्टेड थी। पाकिस्तान की ISI ने इन आतंकवादियों का यहाँ पे सपोर्ट किया था। इंपॉर्टेंट पूरा एपिसोड है आपके लिए, देखना ज़रूरी है, अंत तक देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और इसके साथ ही हमारी जो कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है इंस्टाग्राम पर, फैक्ट्स विद वरुण जौहरी चैनल पर, वहाँ पे कनेक्ट होइए। आपके साथ बातचीत करेंगे। भारत की प्रगति में योगदान देने का, उन्नति में योगदान देने का एक उद्देश्य है। उसी उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं, उसी उद्देश्य के साथ आप काम करिए। अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है साल 1994 फरवरी के महीने की बात है। मसूद अजहर, जो कि आज के समय जैश ए मोहम्मद का सरगना है, चीफ है, पहली बार इसका भारत आना हुआ था। और भारत इसका क्यों आना हुआ था? क्योंकि हरकतुल अंसार एक मिलिटेंट ग्रुप था इनका, जिसके बीच में कुछ आपसी रंजिश चल रही थी। इसे सुलझाने के लिए ये जम्मू कश्मीर आता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के पास खानबल एरिया से यहाँ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मसूद अजहर को गिरफ्तार कर लेती हैं। पहली ही बार इसका भारत आना हुआ और गिरफ्तार हो चुका था। इसकी गिरफ्तारी के बाद मसूद को छुड़ाने के लिए हरकतुल अंसार ने, हरकतुल मुजाहिदीन ने काफ़ी सारे षड्यंत्र रचे, एक तरह से काफ़ी सारी प्लानिंग की। 3 बार करीबन इसको छुड़ाने की प्लानिंग की गई। इसमें से पहली बार किया गया था इनके द्वारा 1994 में ही, करीबन 3 महीने बाद ही दिल्ली से 4 फॉरेन टूरिस्ट की किडनैपिंग की गई थी उमर सईद शेख के द्वारा, जो कि इसी आतंकी संगठन हरकतुल अंसार के साथ में काम करता था। जब ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि उमर सईद शेख को पकड़ लिया गया था यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा दिल्ली में, सहारनपुर से, यूपी के सहारनपुर से। इसके बाद जम्मू कश्मीर की जिस जेल में, कोट बलबल जेल में, जहाँ पे बंद था मसूद अजहर, वहाँ पे एक टनल को खोदा गया था जेल से निकालने के लिए मसूद अजहर को। लेकिन उसके मोटापे की वजह से वो यहाँ से भी नहीं निकल पाया था। खैर, इस टनल को खोदने का जो काम था, ये हरकतुल अंसार के उस समय के कमांडर सज्जाद अफगानी ने किया था। मसूद तो यहाँ नहीं निकला, लेकिन हमारी स्पेशल फोर्सेज ने अफगानी को यहाँ पे ख़त्म कर दिया था, उसे मार गिराया गया था। ये 2 बार अटैम्प्ट अभी तक कर चुके थे। साल 1994, यहाँ से अब 4 साल निकल जाते हैं। आता है साल 1999। ये बहुत ही अहम साल होने वाला था भारत के लिए, क्योंकि फरवरी 1999 में आप सभी को ये पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय के हमारे प्रधानमंत्री, ने एक बस का इनॉग्रेशन किया था, जो बस दिल्ली से लाहौर जाती थी। इसके इनॉग्रेशन के लिए वो खुद इस बस में चढ़कर पाकिस्तान गए थे, लाहौर गए थे। वहाँ पे उन्हें नवाज शरीफ ने रिसीव भी किया था। दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे हो जाएं, पीस जो है वो कायम हो जाए, शांति कायम हो, इसके लिए किया गया था। भारत की तरफ से प्रयास था। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से कहाँ बाज आया है दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान बाज तो आया ही नहीं, क्योंकि हमने ये देखा कि मई और जुलाई, यानी कि कुछ ही महीनों के बाद में, 1999 में ही, 1999 में करगिल का युद्ध हुआ। करगिल वॉर यहाँ पे हुई। पाकिस्तान अपनी जो एक असलियत थी वो दिखा चुका था, और इसके बाद पाकिस्तान किस तरह से इन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा था, ये सामने आता है। हुआ क्या कि मसूद अजहर, क्योंकि लगातार भारत की जेल में जो बंद था, उसे छुड़ाने का एक तीसरा प्रयास किया गया। ये जो प्रयास था, इसकी प्लानिंग ये लोग कर चुके थे। यहाँ पे जो आतंकवादी थे हरकतुल अंसार के, खासकर इसमें मसूद अजहर का भाई भी शामिल था। इस बार इनका प्लान होने वाला था एक प्लेन को हाईजैक करने का, और ये विमान था इंडियन एयरलाइंस का IC-814। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। 5 आतंकवादियों ने हरकतुल अंसार के नेपाल से दिल्ली आ रहे, यानी कि काठमांडू से दिल्ली आ रहे इस विमान को हाईजैक किया, जिसमें करीबन 200 पैसेंजर्स थे। क्रू को मिलाकर 175 पैसेंजर्स थे और 15 क्रू मेंबर्स थे। तो इनको मिलाकर करीबन 200 लोग थे। इन्हें हाईजैक कर लिया और उसके बाद इस विमान को कंधार ले जाया जाता है।
यहाँ पे ले जाने के बाद में खैर हमने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया है कंधार हाईजैकिंग के ऊपर। अगर आप डालेंगे कंधार हाईजैक स्टडी IQ या फिर वरुण जौहरी, आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल्ड एपिसोड है वो, और आपने उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है। तो खैर अपनी कहानी पर आते हैं। कंधार जब ये इसको ले गए थे, इसके बाद ये जब हाईजैकिंग हो गई थी, इस हाईजैकिंग के होने के बाद में ये एक तो सबसे लंबी हाईजैकिंग थी, क्योंकि 24 दिसंबर से 1999 शुरू हुई थी और करीबन 6 दिनों के बाद तक, 7 दिन भी इसमें पूरे लग चुके थे। 31 तारीख को छोड़ा गया है जो सारे हमारे पैसेंजर्स हैं, और उसके एवज में 3 आतंकवादियों को हमें छोड़ना पड़ा था यहाँ से भारत से। तो ये एक बहुत बड़ा हाईजैकिंग था अब तक का। लेकिन इस हाईजैकिंग के बाद जब ये हुई थी 24 दिसंबर को, इसके बाद भारत को, एजेंसियों को ये नहीं पता था कि आखिर इसमें कौन कौन से आतंकवादी शामिल हैं, कौन सा आतंकी संगठन शामिल है, और इसके अलावा भारत से इसे ऑपरेट कौन कर रहा था। ये सारी जो जानकारी थी, इसको जुटाने में एजेंसी लगी हुई थी। इसी के तहत अब यहाँ पे मुंबई का, जो मुंबई पुलिस का, मुंबई क्राइम ब्रांच का क्या रोल रहा है, महत्वपूर्ण रोल, वो यहाँ सामने आता है। देखिए, जब ये प्लेन हाईजैक हो चुका था तो कंधार से हज़ारों मील दूर दिल्ली में उस समय पे एक बहुत ही जांबाज अफसर हेमंत करकरे साहब, उस समय हाल ही में रॉ में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, रॉ में शामिल हुए थे, रिसर्च एनालिसिस विंग, भारत की खुफिया एजेंसी। तो RAW में वो शामिल हुए। इमीडिएटली आफ्टर हाईजैक उन्होंने मुंबई में अपने एक दोस्त थे, उनके एक सहयोगी थे, उनसे संपर्क किया। ये सहयोगी थे उनके उस समय के क्राइम ब्रांच के चीफ मुंबई के D शिवानंदन साहब। शिवानंदन को कॉल करके उन्होंने कहा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी है, और उसके लिए हमारा मिलना ज़रूरी है। अब ये इन्फॉर्मेशन कितनी क्रूशियल थी, इसकी गंभीरता को आप इस तरह से देख सकते हैं कि करकरे साहब दिल्ली से स्पेशली मुंबई गए थे, और यहाँ पे जाके जब उनकी शिवानंदन से मुलाकात हुई, तब उन्होंने एक पेपर का एक टुकड़ा था, एक स्लिप ऑफ पेपर, ये यहाँ पे शिवानंदन साहब को दिया और कहा कि इसमें एक नंबर लिखा हुआ है, और ये नंबर जो है वो अब्दुल लतीफ़ का है। ये अब्दुल लतीफ़ वही है जिसके लिंक हैं इस समय जो हाईजैकिंग हुई है कंधार की, जो IC-814 विमान की, इसमें इसके लिंक शामिल हैं, और ये इस समय मुंबई के अंदर है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप लोग UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं, या आपके पहचान में कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पे उन्हें ज़रूर बताइएगा कि स्टडी IQ जो है, हमेशा से एक तो आपकी तैयारी को मजबूत बनाता हुआ आ रहा है, ये आप सभी जानते हैं। आपके सफ़र में हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, और आपकी तैयारी जो है उसमें आपको मेंटोरशिप की, जो भी गाइडेंस की ज़रूरत है, वो सब यहाँ पे आपको मिलता है प्रॉपर स्टडी मटेरियल के साथ में। तो स्क्रीन पर इस समय जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं वो अभी अवेलेबल हैं आपके लिए। लेटेस्ट बैचेज़ हैं जो कि बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। यहाँ पे एनरोल करिए। आपको जाके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करिएगा, एनरोल करिएगा। और जो आपका कोड है VJ Live, ये आपका कोड है दोस्तों, इसको आपको लगाना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी तैयारी को मजबूत तो बनाते ही हैं, हमारी बहुत सारी विशेज़ भी आपको, बेस्ट विशेज़ आपको मिलती हैं। तो आप बखूबी जानते हैं आपके लिए कौन से इस समय पे, आप किस चरम पे हैं इस पूरी तैयारी के, क्या आपको कोर्सेज़ लेने की ज़रूरत है। और स्टडी IQ के साथ आप इन कोर्सेज़ को जब लेते हैं तो आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं, एक बड़ा कदम इस सफ़र में लेते हैं। अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो अब जब हेमंत करकरे साहब को ये कागज़ का टुकड़ा जिस पर नंबर लिखा हुआ था अब्दुल लतीफ़ का, ये जब शिवानंदन साहब को दिया गया हेमंत करकरे के द्वारा, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा शिवानंदन ने कि क्या हमारे पास कोई लोकेशन है इसकी, या कोई और डिस्क्रिप्शन है, या कोई फ़ोटोग्राफ है जिसके तहत हम मुंबई शहर के अंदर, क्योंकि इतनी बड़ी शहर की आबादी है, उसमें इस एक शख्स को ढूंढ पाएँ। करकरे साहब ने कहा कि नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और हमें ये बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हाईजैकिंग अभी हो चुकी है और हमें नहीं पता कि इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन टेररिस्ट हैं, और आगे इनका क्या प्लान होने वाला है। तो ये अर्जेंट बेसिस पे हमें इसको पकड़ना ज़रूरी है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दिस इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो आपको अपनी सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियल इसको बना के रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ होती हैं। क्राइम ब्रांच के चीफ शिवानंदन साहब ने इसके बाद डिटेक्शन क्राइम ब्रांच यूनिट के जो उस समय असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हुआ करते प्रदीप सावंत, उन्हें ये पूरा काम सौंपा। उनसे कहा कि आप कुछ टीम्स का गठन करिए, कुछ 6 करीबन टीम्स बनाई गई इसके लिए। प्रदीप सावंत साहब ने यहाँ से अपने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, अपने उस समय के बेस्ट ऑफिसर प्रदीप शर्मा को चुना। प्रदीप शर्मा को एक काम दिया जाता है, प्रदीप शर्मा को बताया जाता है इस पूरी हाईजैकिंग के साथ में, उनके उस हाईजैकिंग के बारे में वो जानते थे, लेकिन इस कागज़ के टुकड़े पर अब्दुल लतीफ़ के नंबर के बारे में बताया जाता है। जब प्रदीप शर्मा को ये पता चला कि ये हेमंत करकरे साहब के द्वारा आया हुआ है, ये पूरा जो इंटेल है, वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि करकरे साहब के साथ प्रदीप शर्मा उस समय काम कर चुके थे उनके अंडर, जब वो एंटी नार्कोटिक सेल में थे मुंबई पुलिस के अंदर। तो यहाँ पे वो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित भी थे, और पूरी तरह से उन्होंने ये देखा कि ट्रस्ट उनके ऊपर उनके सीनियर्स के द्वारा दिखाया जा रहा है, तो वो प्रॉपर काम यहाँ पे अच्छे से अपनी पूरी निष्पक्षता के साथ में काम करके देंगे। लेकिन बड़ी समस्या ये थी कि करोड़ों की आबादी वाले मुंबई शहर में, जहाँ पे
तमाम लोग हर रोज़ आते जाते हैं। ऐसे शहर के अंदर एक नंबर को ट्रेस कर पाना, और वो भी तब जब उस समय पे ट्रेसिंग जो जो फ़ोन टैपिंग इक्विपमेंट्स थे वो उतने खास थे नहीं मौजूद। आज के समय की बात होती तो आप लोकेशन तक निकाल सकते हैं ट्रेस करके नंबर को, किसी की एग्जैक्ट लोकेशन उस घर की जीपीएस से आजकल पता चल जाती है, तमाम सारे इक्विपमेंट्स हैं। तो फ़ोन टैपिंग का जो सिलसिला था उसको शुरू किया गया, टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास ये नंबर पहुंचाया गया मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम के द्वारा, और एक टीम डेडिकेटेडली टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ में ही काम कर रही थी। लेकिन इस पूरे मैटर में भी 2 से 3 दिन लग जाते थे उस समय पे। ये वो टाइम था कि आपको जब आप नंबर देते हैं तो बाद में उसको फ़ोन टैपिंग करके एक एग्जैक्ट लोकेशन जो है, कहाँ का टावर है, कहाँ का सिग्नल है, ये सब पकड़ने में भी टाइम लगता था 2 से 3 दिन का। तो ये सारी चीज़ें लगातार यहाँ पे थी, कई सारे बैरियर्स थे, कई सारी मुश्किलें थी। लेकिन प्रदीप शर्मा ने इस बीच में क्या काम करना शुरू किया कि उन्होंने इस नंबर को पहले टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जब दिया तो उन्हें ये पता चला कि इसमें एक सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसका कोई एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे सामने एड्रेस नहीं मिल रहा है डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि ये नंबर जो था प्रीपेड नंबर था, और उस प्रीपेड नंबर को प्रॉपर स्क्रूटनी जो होती है, एक के एड्रेस आपको देना पड़ता है अपने आप जब एक नंबर लेते हैं, तो ये किसी और का नंबर था, कहीं फर्जी तरीके से इसको लिया गया था, तो यहाँ पे वो एड्रेस भी डॉक्यूमेंट्स में नहीं था। इसके अलावा उन्होंने अब क्या किया कि जब तक टाइम लगता फ़ोन टैपिंग करने में या एग्जैक्ट लोकेशन निकालने में, उन्होंने अपने एक सबसे अहम खबरी को, क्योंकि उनका इन्फॉर्मर था जिसका नाम था सलीम, उससे बात की और उसको कहा कि तुम्हें अब एक काम दिया जा रहा है, क्योंकि प्रदीप शर्मा को दरअसल एक इंट्यूशन आ रहा था अंदर से ही। उनको लग रहा था कि अब्दुल लतीफ़ मुंबई के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे इलाके में रहता होगा जहाँ पे आसपास मस्जिद होगी और एक मुस्लिम एरिया होगा, एक मुस्लिम लोकेलिटी होगी, तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे ही रहता होगा, क्योंकि जो उनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा था वो काफ़ी सारे ऐसे केसेस 96 से 98 तक देख चुके थे। ये सारी चीज़ें कि इन चीज़ों के तहत प्रदीप शर्मा ने सलीम को, जो उनका इन्फॉर्मर था, उसको कहा कि आप एक काम करिए, जितने भी इमाम साहब हैं, आप जितनी मस्जिदों के इमाम साहब से बात कर सकते हैं उनसे जाके बात करिए, और उनसे ये पूछिए कि क्या उन्होंने किसी संदिग्ध व्यक्ति को मस्जिद में आते जाते देखा है, नमाज़ पढ़ने के लिए कोई ऐसा आया हो। इसके अलावा उन्होंने सलीम को कहा कि एक और काम तुम्हें करना है कि जितने भी ऐसी मुस्लिम लोकेलिटीज़ आसपास में हैं वहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट से बात करो, या मुंबई में अलग अलग जगह ऐसी जो सस्पिशियस जगह थी क्राइम ब्रांच के सामने, ऐसी जगह पे उसको सलीम को भेजा और कहा कि वहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट से बात करो कि क्या किसी व्यक्ति ने या कुछ लोगों ने कोई ऐसा फ्लैट रेंट पे लिया हो, कोई ऐसा कमरा रेंट पे लिया हो जो कि संदिग्ध लग रहा हो, सस्पिशियस लग रहा हो। ये सारी चीज़ें उन्होंने करने के लिए कहा। दरअसल उनका ये कहना इसलिए था सलीम से कि ये सारी चीज़ें करो क्योंकि पिछले पास्ट में 1998 में ही वो एक बहुत बड़ा ऐसा केस देख चुके थे, और इसके लिए उन्होंने मुंबई पुलिस को भी कहा, कई सारे ऐसे थाने थे जहाँ पे उन्होंने ये कहलवाया, प्रदीप शर्मा ने कहा कि वहाँ से पूछताछ करो कि क्या किसी व्यक्ति ने आके किसी संदिग्ध की खबर दी है, क्या कोई कंप्लेंट की है। क्योंकि 1998 में हुआ क्या था कि मुंबई में सेंटा क्रूज के निर्मल नगर के पास में करीबन 6 महीने से एक पाकिस्तानी आतंकवादी रह रहा था, और उस आतंकवादी का तब पता चला था जब वो आतंकवादी साउथ मुंबई की एक मस्जिद में पहुंच जाता है और वहाँ पे उस मस्जिद की टॉयलेट में जाके, उसके वॉशरूम में जाके वो एक बॉम्ब को, एक एक्सप्लोसिव को असेंबल कर रहा था। उस असेंबलिंग के दौरान वो बॉम्ब विस्फोट हो जाता है। जब वो वहाँ पे फटा, क्योंकि एक छोटा बॉम्ब था, तो उसके फटने से इस आतंकवादी को खुद ही क्षति पहुंची, यहाँ पे घायल हो गया था, और उसके बाद उस आतंकवादी को घायल अवस्था में खून से लथपथ उस मस्जिद की उस वॉशरूम से निकलते हुए लोगों ने देखा था। तो यही उनका कहना था प्रदीप शर्मा का। वो ये सोच रहे थे कि क्योंकि हाल ही में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है तो ये सारे जो पैतरे हैं इनको आजमाया जाए, क्योंकि क्या पता किसी ने जाके ऐसे एक व्यक्ति की कंप्लेंट अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में की हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जो थी वो इस समय पे काम नहीं करने वाली थी, क्योंकि इन सब के बावजूद कोई भी इंटेल, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी एक अच्छा अहम एक्शन लेने लायक इनपुट नहीं मिल पा रहा था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। लेकिन अब इसके बाद एक आखिरी ऑप्शन क्या बचा था, 2 दिन करीबन निकलते हैं। इसके बाद ऑप्शन ये था कि फ़ोन टैपिंग ही एक लास्ट हमारे पास में सॉल्यूशन है जो हम यूज़ कर सकते हैं इस तक पहुंचने के लिए, अब्दुल लतीफ़ तक। फ़ोन टैपिंग के, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उस समय पे सोफिस्टिकेटेड कोई ऐसे इक्विपमेंट्स थे नहीं। इसके बावजूद अपने सोर्सेज से, अपने डिपार्टमेंट से प्रदीप शर्मा को एक फ़ोन टैपिंग टेलीफोन टैपिंग इक्विपमेंट जो था, एक बॉक्स की तरह का, वो मिल जाता है। उसे अपने अंधेरी में, मुंबई के अंधेरी वेस्ट में जो CIU का क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट का हेड ऑफिस हुआ करता था, वहाँ पे वो रखवाते हैं अपनी बेंच पे, अपनी टेबल पे रखवाने के बाद में इसके बाद यहाँ से सुनना शुरू करते हैं उस फ़ोन टैपिंग को, जिसका उन्हें अब एक्सेस मिल चुका था, और अब वो अब्दुल लतीफ़ की सीधी बातचीत सुन सकते थे। तो अब तारीख आती है 28 दिसंबर 1999। आप सभी जानते हैं 24 दिसंबर को ये जो विमान था हाईजैक हुआ था। हाईजैकिंग से अभी तक 4 दिन बीत चुके थे। इस बीच में हर जो एक एक्शन था वो मुंबई पुलिस ले चुकी थी ढूंढने का अब्दुल लतीफ़ को।
लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अंत में फ़ोन टैपिंग एक आखिरी ऑप्शन बचा था और फ़ोन टैपिंग को सुनना शुरू कर चुके थे प्रदीप शर्मा और उनकी पूरी टीम। यहाँ पे अब बात बताई जाती है 28 दिसंबर 1999 की। ये वो दिन था जब सुबह-सुबह 5 बजे करीबन प्रदीप शर्मा उठते हैं। उन्होंने अलार्म लगा के रखा हुआ था क्योंकि ये वो टाइम था जब जिस टाइम पर पिछले 2 दिन से वो अब्दुल लतीफ़ की जो कॉल्स हैं, उनको इंटरसेप्ट करके उनको सुन रहे थे एक तरह से। उसकी कम्युनिकेशन जो कि दिल्ली में कुछ लोगों से हो रही थी और पाकिस्तान के कुछ हैंडलर्स से हो रही थी। तो इनको वो लगातार इसी समय पर 5 बजे के आसपास अर्ली मॉर्निंग सुना करते थे। लेकिन ये स्पेसिफिक वो दिन था 28 दिसंबर 1999 का, जब कुछ अलग होने वाला था। बहुत ही ज़्यादा थकान पूरी टीम को थी क्योंकि कोई जो टीम के मेंबर्स थे, उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने अपने सीआईयू की जो अंधेरी में ऑफिस था, वहीं पे अपना एक तरह से उसको घर बना लिया था क्योंकि वो जब से हाईजैकिंग हुई थी तब से अपने घर पे भी नहीं गए थे। थकान उन सभी को थी, लेकिन अचानक उनकी थकान उतरती है कैसे कि सुबह-सुबह अचानक अब्दुल लतीफ़ की आवाज़ जो हर रोज़ वो पिछले 2 दिन से सुन रहे थे, वो आती है फ़ोन पर। उस फ़ोन टैपिंग में उन्होंने जब हेडफ़ोन अपने लगाए, तो उन्होंने ये सुना कि सामने से कहा जा रहा है अब्दुल लतीफ़ के द्वारा, मुबारकबाद जनाब। उसने कहा मुबारकबाद जनाब, प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला है। तो सामने से जो उसका पाकिस्तानी हैंडलर था उसने कहा बहुत खूब, सारे बंदे महफूज तो हैं ना। इसके बाद जैसे ही उसने ये सुना, जैसे ये कहा इसके द्वारा अब्दुल लतीफ़ के द्वारा, शर्मा ये समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं ये लोग बात कर रहे हैं मौजूदा स्थिति की जो कि कंधार में चल रही है, जहाँ पे भारत सरकार ने उस समय पर मान लिया था इस बात को, इस पर सहमति जो नेगोशिएशंस हो रहे थे उसकी सहमति आ चुकी थी सामने कि हम 3 आतंकवादियों को छोड़ेंगे अपने 200 लोगों को छुड़ाने के लिए। तो यहाँ से ये आतंकवादियों के लिए एक तरह से जीत थी। इन्होंने भारतीय सरकार को कंधार में हॉस्टाइल पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया था, तो इसलिए एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। प्रदीप शर्मा ये समझ चुके थे और इसी के साथ यहाँ पे उनको कुछ और चीज़ें सुनाई देती हैं। उस फ़ोन कॉल पे सडनली उनको उस टैपिंग के दौरान अचानक अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है। उन्होंने सुना कि मौलाना साहब जो हैं वो बुला रहे हैं लोगों को जो आसपास वहाँ पे हैं सुबह-सुबह की अज़ान के लिए, नमाज के लिए। इसके अलावा उनको इस फ़ोन कॉल पे कुछ और चीज़ें सुनाई दी जिसमें गाय भैंसों की आवाज़ें थी। तो 2 चीज़ यहाँ से क्लियर हुई। उन्होंने नोट करना शुरू किया कि पहली चीज़ तो यहाँ पे ये एक मस्जिद आसपास में है जहाँ पे अब्दुल लतीफ़ रहता है और बहुत ही नज़दीक में उसके मस्जिद है। दूसरी चीज़ वहाँ पे एक तबेला है। लेकिन इस फ़ोन टैपिंग के दौरान एक ऐसी बात कही गई थी पाकिस्तानी उस हैंडलर से अब्दुल लतीफ़ को, जिसने कान खड़े कर दिए पूरी एजेंसी के, पूरी उस टीम के। उस पाकिस्तानी हैंडलर ने कहा अब्दुल से कि याद रहे अब्दुल लतीफ़, हमारी मंज़िल कांदाहार के आगे भी है। और ये वो पॉइंट था जहाँ पे प्रदीप शर्मा और बाकी टीम मेंबर्स सन्न रह गए थे कि आखिर कंधार तक जो इतना बड़ा हाईजैकिंग अभी तक की इन लोगों ने की, इसके बाद इनका क्या नेक्स्ट प्लान हो सकता है, क्या नेक्स्ट मिशन हो सकता है। और इस बात को पुख्ता करने के लिए, इस बात की तहकीकात करने के लिए एक अकेला ऑप्शन अब इनके पास में बचा था, टू फाइंड अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ को पकड़ा जाए, उससे इंटेरोगेट करके ये सारी जानकारी निकाली जाए। यहाँ से ये समझ चुके थे प्रदीप शर्मा कि देखिए पहली चीज़, ये एरिया जो है आसपास मस्जिद है, तबेला है। उन्होंने सारे कांस्टेबल्स की टीम को बुलाया। कुछ कांस्टेबल जो थे मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के, उनको अपने कैबिन में बुला के कहते हैं कि आज के मुंबई के अंदर कितनी मस्जिद हैं जिनके आसपास में तबेला है। कांस्टेबल्स एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। उनको लगा कि ये किस तरह का सवाल, क्योंकि ये बता पाना अचानक से बहुत ज़्यादा मुश्किल था इतने बड़े शहर के अंदर। लेकिन प्रदीप शर्मा ने कहा कि कोई भी आज घर नहीं जाएगा। अभी तक तो आप लोग खैर यहीं पे हैं, जो भी आ जा रहे हैं, लेकिन आज के दिन इस इन्फॉर्मेशन के को ना दिए हुए आप घर नहीं जा सकते। ये सुनते ही सारे कांस्टेबल उस कमरे से बाहर जाते हैं। उसके बाद जब वापस आए तो उनके पास में 4 ऐसी लोकेशंस थी जो उन्होंने प्रदीप शर्मा को बताई। उन्होंने कहा कि ये 4 ऐसी लोकेशंस हैं जो हो सकती हैं, आपका जो पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है उसके बेस पे। इसमें पहली लोकेशन थी चीता कैंप मनकुर्द के अंदर, दूसरी थी कुर्ला पाइप रोड और तीसरी थी मुंब्रा में अमृत नगर। इसके अलावा कुछ जोगेश्वरी और गोरेगांव की प्लेसेस के बारे में भी यहाँ पे बताया गया था उन कांस्टेबल्स की टीम के द्वारा। अब ये करीबन 4 से 5 जो लोकेशन थी, इनकी मेन जो तहकीकात थी वो करनी थी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच को। ये देखते हुए ही प्रदीप शर्मा ने अपने सीनियर्स को इन 4-5 लोकेशंस के बारे में बताया और कहा कि अगर हम यहाँ पे अब हंट हमें करना है, मैन हंट करना है, ढूंढना है एक अकेले शख्स को ऐसी बड़ी बड़ी इलाकों में, 5 इलाके हैं वो भी, कोई एक इलाका नहीं है, तो इसके लिए हमें मैन पावर चाहिए और सारे सिपाही चाहिए, काफ़ी सारे ऑफिसर्स लगेंगे, जिससे कि इस गंभीरता वाले इस सीक्रेट मामले की जो जानकारी है वो हो सकता है आउट हो जाए, और ये जानकारी जब आउट होगी तो आतंकवादियों को अपने आप पता चल जाएगा, प्लान हमारा पूरा फेल हो सकता है, मिशन फेल हो सकता है।
लेकिन सामने से उनके जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हमें किसी भी कीमत पर अब्दुल लतीफ़ को पकड़ना ही है, हम इसके अलावा और कोई रिस्क नहीं ले सकते यहाँ पे, आप जिस तरह से भी करना चाहते हैं वो करिए। फ़ोन टैपिंग का क्या अपडेट है? फ़ोन टैपिंग की अपडेट का जब पूछा गया था तो अब कोइंसिडेंटली यही वो दिन था जब जो फ़ोन टैपिंग के लिए नंबर दिया गया था एक एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, एक डिज़ायर्ड लोकेशन जो चाहते थे कि जहाँ से ये कॉलिंग की जा रही है अब्दुल लतीफ़ के द्वारा, टेलीकॉम ऑपरेटर से इसी दिन पर वो लोकेशन जो थी वो मिल जाती है। प्रदीप शर्मा के पास जब ये लोकेशन पहुंची तो उनको पता चला कि अब्दुल लतीफ़ दरअसल ये जो सुबह-सुबह के उसके कॉल्स हैं दिल्ली में और पाकिस्तान में उसके ऑपरेटर्स को, हैंडलर्स को, वो कर रहा है मुंबई के बहरम बाग इलाके से जोगेश्वरी वेस्ट में। जोगेश्वरी वेस्ट के बहरम बाग इलाके का सामने जब ज़िक्र हुआ तो क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका था, एक ऐसा इलाका जो कि डेंसली पॉपुलेटेड था, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते थे। ख़ासकर इस एरिया में कुछ ही इलाके ऐसे थे जहाँ पे जो मुस्लिम लोकेलिटी है वो थी और साथ में उनके मस्जिद हो और तबेला हो। तो ये सारी जो चीज़ें थी उनको अब सामने पता चल चुकी थी, अब मामला काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुका था। मुंबई क्राइम ब्रांच की जो टीम थी उन्होंने सीधा अब यहाँ पे जोगेश्वरी वेस्ट के बहरम बाग इलाके में अपना सर्वेलेंस करना शुरू किया। यहाँ पे वो पहुँच जाते हैं, देखते हैं कि कहाँ-कहाँ पे जो स्ट्रीट्स हैं या चौल हैं ऐसी जहाँ पे आस-पास मस्जिद हो, जहाँ पे आस-पास तबेला हो। ये सारी चीज़ें जब वो देख ही रही थी टीम, इस बीच में प्रदीप शर्मा ने अपने इन्फॉर्मर सलीम से एक बार फिर से संपर्क किया। और इस बार उससे कहा कि अब ये स्पेसिफिक लोकेशन हमारे पास में है, जाके ढूँढो, पता करो, वहाँ पे जाके वही सेम काम जो पहले किया था। मस्जिदों के इमाम साहब से पूछो, इसके अलावा रियल एस्टेट एजेंट्स जो हैं, उनसे बात करो। सलीम जब यहाँ पे पहुँचा, उसने कुछ बातचीत की, इन्फॉर्मेशन लेके आया। इस बार इनको एक बहुत बड़ी हिंट हाथ लगी थी। ये था कि सलीम को पता चला था एक रियल एस्टेट एजेंट से कि कुछ ही दिनों पहले कुछ लोग ऐसे आए हैं, 2 से 3 लड़के हैं, जो कि बहरम बाग इलाके में ही, जोगेश्वरी वेस्ट में ही, यहाँ पे उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया है और ये कमरा लिया है जो कि मुश्ताक अहमद अज़मी के नाम पर है ये कमरा। ये लिया गया है, लेकिन उन लड़कों के बारे में कुछ चीज़ें ऑफ लग रही थी, मतलब वो कुछ संदिग्ध लग रहे थे, सस्पिशियस लग रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी सामने आती हैं। इसके बाद ये कन्फर्म हो चुका था कि इस कमरे की हमें रेकी करवानी होगी, इसका सर्वेलेंस करवाना पड़ेगा। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की एक टीम, प्रदीप शर्मा इसमें शामिल थे, इन्होंने कहा अपने कुछ कांस्टेबल्स को यहाँ पे लगाया, कुछ ऑफिसर्स को लगाया कि आप लगातार इस कमरे के लोगों का सर्वेलेंस करिए, कौन कौन लोग इसमें रहते हैं, कहाँ कहाँ आते जाते हैं। ये चीज़ अब सामने आ चुकी थी कि हमारे पास एक एग्जैक्ट लोकेशन है बहरम बाग, वहाँ का एक एग्जैक्ट कमरा है और वहाँ पर रहने वाले कुछ 2 से 3 लोग हैं जिनके ऊपर अब हमें लगातार निगरानी रखनी है। और निगरानी क्या रखनी है, हमें तो उनको सीधे उनके पीछे लग के कहीं ना कहीं से उन्हें पकड़ना है, क्योंकि पूछताछ करना इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें पहले से डिस्कस भी कर चुके थे प्रदीप शर्मा अपने सीनियर्स से, हेमंत करकरे साहब तक भी ये बात पहुँची थी। उन्होंने कहा कि अब आपको सीधा अरेस्ट करना है, आप सीधा अरेस्ट करिए, बस अपनी जो बंदूकें हैं उनको अपने कंट्रोल में रखिएगा, जो आपकी रिवॉल्वर्स हैं उनको कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि ये बात बाहर निकले और बाहर तब निकल जाए जब हमने पकड़ा भी ना हो अब्दुल लतीफ़ को, क्योंकि इसके बाद तो सारा मामला बिगड़ जाएगा, चीज़ें बदतर हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने थी। इस बीच में एक और चीज़ जो इंटरनेशनल लेवल पर चल रही थी, भारत और कंधार के बीच में जो चल रही थी, वो ये थी कि जो नेगोशिएशंस थी वो अपने एंड तक पहुंच गई थी। नेगोशिएशन एंड पर पहुंची, भारत से सीनियर ऑफिसर्स की टीम जिसमें अजीत डोभाल साहब भी मौजूद थे, ये सभी कंधार जाते हैं अपने 190 जो यात्रीगण थे उनको लेने के लिए और इन 3 आतंकवादियों को छोड़ने के लिए। अब्दुल लतीफ़ को पर मुंबई पुलिस अब ट्रेस कर चुकी थी। ट्रेस किस तरह से हुआ, क्योंकि उसके घर की लोकेशन मिली, उसको आता जाता देखा जा रहा था और एक दिन उसको ये देखा गया इसी अगले ही दिन में कि वो दरअसल उसका हवाला से कुछ पैसा आने वाला था जिसको लेने के लिए वो एक मस्जिद पर गया। अब्दुल लतीफ़ का पीछा मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की CIU की जो यूनिट थी वो कर रही थी। इसके पीछे जाया जाता है, ये उस पेमेंट को लेने के लिए गया था और इसके बाद जब ये वहाँ से वापस आ रहा था तो 30 दिसंबर 1999 का ये दिन बताया जाता है जब CIU की टीम अब्दुल लतीफ़ को जोगेश्वरी स्टेशन से, जो लोकल ट्रेन स्टेशन है जोगेश्वरी का, वहाँ पे जब ये वापस आया उस हवाले के पैसे को लेके, इसी जगह पे यहाँ पे प्रदीप शर्मा थे उस टीम में, दया नायक थे, प्रकाश भंडारी थे और 2 और कांस्टेबल शामिल थे। इन लोगों ने अब्दुल लतीफ़ को जोगेश्वरी स्टेशन के पास से पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा, अब्दुल लतीफ़ ये समझ चुका था कि अब उसका गेम जो है वो ख़त्म हो चुका है। इन लोगों ने पकड़ लिया और ये पुलिस वाले हैं और वो किस तरह के काम में संलिप्त था इस समय वो ये जानता था। इसके बाद उसे सीधा गाड़ी में बिठाया जाता है पुलिस की, उससे ले जाया जाता है क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट के दफ्तर अंधेरी में। तो अब होने वाली थी इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन में जब अब्दुल लतीफ़ को बिठाया गया, उससे
प्रॉपर तरीके से जब पूछताछ की गई तब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रिवील हुई जिसने मुंबई पुलिस को सन्न करके रख दिया था। ये पता चला सामने कि पहली बात तो अब्दुल लतीफ़ कंधार हाईजैकिंग कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व था, उसका एक मेन कॉन्स्पिरेटर था। यहाँ पे लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो था वो दे रहा था सारे आतंकवादियों को भारत से, जो कि नेपाल से इन्होंने जो प्लानिंग की थी उसके लिए सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देता था, और साथ ही साथ आईएसआई का ऑपरेटिव भी था भारत में। इसके अलावा एक बहुत ही शॉकिंग डिटेल जो उसने इंटरोगेशन में बताई कि आखिर ये प्लानिंग कैसे हुई थी, प्लानिंग के बारे में उसने बताया, लेकिन इसके लिए पैसा कहाँ से आया। उसने कहा कि पिछले कुछ ही महीने पहले हम लोगों ने बोरीवली के अंदर एक कोऑपरेटिव बैंक में डाका डाला था, लूट की थी। वहाँ से करीबन 7.5 लाख रुपये 7,52,000 रुपये की हमने लूट की, और इस लूट को के पैसे को यूज़ किया गया कंधार हाईजैकिंग में। दूसरी चीज़ उसने एक और शॉकिंग रिवील जो किया था वो ये था कि वहाँ पे हमने एक बैंक एम्प्लॉय की आईडी भी स्नैच कर ली थी, उसकी आईडी भी छीन ली थी, और उस आईडी का यूज़ करने के बाद हमने कुछ सेलफोन नंबर्स लिए हैं जिनको हमने यहाँ पे फिर से यूज़ किया है कंधार हाईजैकिंग में। तीसरी एक और बड़ी बात ये थी सामने जो पता चली कि जोगेश्वरी के अंदर एक ड्राइविंग स्कूल था, जहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस जो थे हाईजैकर्स के नाम पर वो बनवाए गए थे, जिससे कि वो लोग नेपाल के उस एयरपोर्ट में, काठमांडू के एयरपोर्ट में दाखिल हो सके। तो वो ड्राइविंग लाइसेंस यहीं से बनवाए गए थे, मुंबई के जोगेश्वरी के एक ड्राइविंग स्कूल से, और ये सारे दिए गए उन हाईजैकर्स को, जिसके बाद में हाईजैकिंग की गई थी। लाइसेंस वगैरह सब कुछ दिलवाने का काम, पासपोर्ट अरेंज करने का काम, लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने का काम हाईजैकर्स को, ये सब अब्दुल लतीफ़ कर रहा था, जो कि खुद मुंबई का रहने वाला था, मुंबई में ही रहता था। अब्दुल लतीफ़ ने इसके बाद ये भी बताया, जब उससे और सख्ती से पूछताछ की गई, कि 3 और आतंकवादी हैं मेरे साथ में, जो कि जोगेश्वरी में वहाँ पे रहते हैं, बहराम बाग के उस चौल में जहाँ पे हम जिस कमरे में रहते हैं, वो 3 आतंकवादी वहीं पे मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ जो वेपन्स वगैरह हमारे पास में है, AK-47 है, और बड़े आराम से वो ये सब चीज़ें बता रहा था। तो ये सब जो एक्सप्लोसिव्स हैं वो भी उसी रूम में हमने स्टोर करके रखे हैं। ये सारे के सारे लोग आईएसआई के ऑपरेटिव्स थे। जैसे ही ये सब पता चला क्राइम ब्रांच की टीम को, प्रदीप शर्मा को, यही टीम जिसने पकड़ा था अब्दुल लतीफ़ को, सीधा पहुंच जाती है बहराम बाग, और वहाँ पे जब वो पहुँचे तो वो अभी तक जितना शॉक हुए तो उससे डबल उनको झटका मिलने वाला था, क्योंकि वहाँ उन्होंने दूर से जब देखा उस कमरे के, तो एक लड़का ग्रेनेड को हाथ में लेकर इस तरह से खेल रहा था जैसे वो क्रिकेट की बॉल से को कैच कर रहा हो। तो इस तरह से वो ग्रेनेड से खेल रहा था, उसको ज़रा भी इल्म नहीं था, या ज़रा भी वो इस तरह से निडर था यहाँ पे, उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था कि अगर ये फटा तो खुद तो मारा ही जाएगा, आसपास के लोगों को भी लेके मरेगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जब देखी, वो अचानक से पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच की इतनी तेज़ी से घुसी उस कमरे के अंदर कि इन दोनों आतंकवादियों को जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्हें सतर्क होने का कोई समय ही नहीं मिला, हमला करने का पुलिस के ऊपर कोई समय नहीं मिला। पहले इस लड़के को जो ग्रेनेड से खेल रहा था, इसको पकड़ा जाता है। उसके बाद एक और आदमी उस कमरे में मौजूद था जिसका नाम था रफ़ीक मोहम्मद, जिसको आइडेंटिफाई किया गया, एक और आतंकवादी था। और ऐसा लग रहा था इनको देख के कि ये कश्मीर या फिर अफ़गानिस्तान के माउंटेन रीजन से आए हैं, और बाद में पता भी चला कि ये मुजाहिदीन फाइटर्स हैं, ये मुजाहिदीन हैं जो कि इस तरह से आतंकवाद की राह पे बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चली, दोनों को अरेस्ट किया गया। अब्दुल लतीफ़ पहले से गिरफ्तार था। इस कमरे की जब तलाशी ली गई तो वहाँ पे एक कोने में देखा तो AK-47 काफ़ी सारी रखी हैं, दूसरे कोने में देखा हैंड ग्रेनेड्स रखे हैं, अदर इक्विपमेंट, अदर जो वेपन्स हैं वो रखे हैं, एमिनेशन रखा है। इसके अलावा जब फाइनल इंटेरोगेशन की बात आती है अब, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल था कि फ़ोन टैपिंग पे जो सुना गया था, जो पाकिस्तानी हैंडलर ने अब्दुल लतीफ़ को कहा था कि अब्दुल लतीफ़ इसके आगे, कंधार के आगे हमारी मंजिल अभी और है, हमारे कुछ और प्लान्स हैं। फाइनल इंटेरोगेशन की इन तीनों से, लतीफ़ से, तो उसने ये बताया कि आखिर उसका प्लान क्या था। इनका दरअसल प्लान था कि कुछ कंधार के बाद आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मुंबई दौरा होने वाला था, और उस दौरान, उस दौरे पर, उस रैली के अंदर ये लोग एक पूरा प्लान कर चुके थे किस तरह से बम ग्रेनेड अटैक करेंगे, बम विस्फोट कराएंगे वहाँ पे, और अटल बिहारी वाजपेयी इनके निशाने पर थे। पहली चीज़ ये सामने आई, और ये पूरा बताया गया लतीफ़ के द्वारा कि ये आईएसआई का पूरा प्लान है हमारे साथ में, इन आतंकवादियों के साथ में। दूसरी चीज़, इन आतंकवादियों के कमरे से, बिस्तर के नीचे से मातोश्री का एक फ़ोटोग्राफ मिला था। मातोश्री वो जगह जहाँ पे बाला साहेब ठाकरे का जो निवास स्थान था, जो अभी भी ठाकरे फैमिली वहीं पे रहती है। तो मातोश्री का एक फ़ोटो मिला, जिससे ये पता चला कि ये लोग वहाँ भी एक अटैक की प्लानिंग कर रहे थे, निशाने पर थे बाला साहेब ठाकरे इनके। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई, एक और बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पे ये हुआ था इंटरोगेशन में अब्दुल लतीफ़ से। उसने कहा कि आने वाले रिपब्लिक डे पर आईएसआई का ये पूरा प्लान था हमारे साथ में कि हम भारत के अंदर मुंबई सहित कई अन्य शहरों में 1993 मुंबई ब्लास्ट जैसे हमले करेंगे रिपब्लिक डे के आसपास।
तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये इनका कंधार के बाद का प्लान था, जिसके बारे में ये लोग फ़ोन पर बात करते थे अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ में। खैर, जितनी ये इन्फॉर्मेशन थी, इसे फाइनली होम डिपार्टमेंट तक पहुंचाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तक पहुंचाया गया। उस समय जो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, उन्होंने आगे इसको बढ़ाया भारत की तरफ से यूएन में, ये स्थापित करने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह से इस पूरी हाईजैकिंग में, क्योंकि एक वर्ल्ड लेवल का मुद्दा बन चुका था, बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि सबसे बड़ी हाईजैकिंग थी, सबसे लंबी चलने वाली हाईजैकिंग थी अभी तक की। 7 दिनों तक IC-814 कंधार हाईजैकिंग रही थी। और यूएन में ये बताने के लिए कि क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट कैसे मिला है इन हाईजैकर्स को, यानी कि पाकिस्तान से कैसे सपोर्ट मिला है, उसके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत बड़े सबूत बने थे। प्रदीप शर्मा की टीम ने, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने एक अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था IC-814 हाईजैकिंग को एक्सपोज करने में, इनका बड़ा एक दूसरा नेक्स्ट प्लान, जो नेक्स्ट टारगेट्स थे उनको एक्सपोज करने में, और इस पूरे हमले को रोकने में। तो ये एक पूरा ऐसा ऑपरेशन था जिसमें ISI मॉड्यूल जो था कंधार हाईजैकिंग में, वो भी एक्सपोज हुआ। हेमंत करकरे साहब, जाबाज अफसर, जिनको हमने गवा दिया, जो वीर गति को प्राप्त हुए 26/11 हमले में, उनको बहुत बहुत हमारी श्रद्धांजलि और सैल्यूट है उनको। तो ये था आज का एपिसोड दोस्तों। आगे आने वाले समय में काफ़ी सारे अच्छे एपिसोड्स आपके लाते रहेंगे। रिसर्च में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए एपिसोड हर 1 से 2 दिन के बाद में आता है, पर आप उस पर जो प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट होइए, क्योंकि वहाँ पे आपको और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती हैं, कई सारे मटेरियल्स दिए जाते हैं। फैक्ट्स विद वरुण जौहरी नाम है उस टेलीग्राम चैनल का। इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे ही बातचीत कर सकते हैं हम। और अंत में वही बात कि भारत की प्रगति में योगदान देने का उद्देश्य है, उसी लक्ष्य के साथ में हम काम कर रहे हैं, उसी लक्ष्य के साथ आप काम करिए। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।